जी, आज का हमारा पहला सवाल है, हाउ टू कमेटी रिपोर्ट्स वर पब्लिश्ड इन। ये जब मतलब हमारे पास वैसे तो जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो हमने पढ़ी हैं पॉलिसीज वगैरह बिफोर के पाकिस्तान बनने के, तो वो हमने 82 की बात की, 1917 की बात की, और 1917 के बाद हमने हिंटर कमीशन, वो जो है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की बात की। सार्जेंट रिपोर्ट से पहले 1929 के अंदर जो है वो एक हॉर्टक कमेटी रिपोर्ट बनी। उसका पर्पज ये था कि जो ब्रिटिश हमें एजुकेशन दे रहा है ना, मतलब जो उसने हमारे साथ जो एक 1813 से उन्होंने पहले कहा हम इस तरह, वो उस क्वालिटी के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, और कुछ क्लासेस को फोकस कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा। तो उनको सबको करना चाहिए, ना सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को बल्कि तमाम एजुकेशन को और मास कम्युनिकेशन या पब्लिक को, सबको जो है वो एजुकेशन देने के अंदर थोड़ा संजीदा होना चाहिए। ये रिपोर्ट उन्होंने दी जो कमेटी बनी, और वो रिपोर्ट जो है वो 1929 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई थी। मजीद डिटेल इसकी मैंने जो है वो दे दी है, आप देख लीजिएगा। हु डेवलप द सोशियोग्राम। सोशियोग्राम ये है कि जिसके अंदर ना हम रिलेशनशिप फाइंड कर, सोशियोग्राम जैसे सोशल रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं कि फलां शख्स का किसके साथ, मतलब कि लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप जो है उसको मेजर करने की एक टेक्निक है। इसे हम सोशियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियोग्राम, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, आपकी सोशल रिलेशन को मेजर करते हैं। किसने दिया था? B.F. स्किनर, J.B. वाटसन, और इधर आइवन पावलो या जैकब एल मोरिनो। तो जैकब एल मोरिनो जो है, इसने सोशियोग्राम जो है वो ये वाला मेजरमेंट स्केल दिया था सोशल रिलेशन को मेजर करने के लिए। ये क्वांटिटेटिव मेथड बाय विच वी कैन मेजर द रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन। तो ये कौन सा है? जैकब एल मोरिनो ने ये वाला एक स्केल दिया था, जिसकी बुनियाद पे हम सोशल रिलेशन को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये 1934 के अंदर इसको दिया गया था सर। सर अर्षद साहब। ओके। स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय बरोनर। जेरोम बरोनर जो है, इसने चार पांच इसकी जो है ना वो एजुकेशन के अंदर इसके काम है, अच्छे काम है। उसमें एक स्पाइरल करिकुलम वाला काम भी है। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है कि जिसके अंदर वो स्प्रिंग की तरह, ठीक है, कि एक दिन हमने एक चीज पढ़ाई है, अगले दिन टीचर वो पिछली चीज भी पढ़ाएगा, अगली को थोड़ा सा ऐड कर देगा, फिर पिछली चीज पढ़ाएगा, यानी हर रोज पिछले सबक को रिवाइज करके फिर थोड़ा सा नया इजाफा कर देगा, पिछली चीज को रिवाइज करके थोड़ा नया इजाफा कर। स्पाइरल करिकुलम ये जेरोम बरोंदर ने ये बात की थी, और 1966 के अंदर इसने ये कंसेप्ट दिया था, 1960 के अंदर इसने ये कंसेप्ट दिया था। इन विच टेस्ट द आइटम्स आर अरेंज्ड इन ग्रेडेड डिफिकल्टी। कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर आइटम जो है ना, टेस्ट की जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि इजी टू डिफिकल्ट की तरफ, पहले आसान होते हैं फिर उसके बाद मुश्किल, फिर इस तरह करके इजी टू मुश्किल, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो ये कौन सा टेस्ट है? पावर टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, या टीचर बेस्ड टेस्ट है? इसको बोलते हैं पावर टेस्ट। जैसे आप गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी जो है वो कारकर्दगी बढ़ती है, वो उसका लेवल अगले लेवल पे जाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम्प्लेक्स होता जाता है। तो पावर टेस्ट में हम पहले चीजें आसान रखते हैं, फिर ऐसा ऐसा चीजें जो है वो मुश्किल की तरफ चली जाती है। जो होता है ना स्पीड, स्पीड जो होती है ना, इसके अंदर होता है कि जहाँ पे हम सवाल के अंदर टाइम लिमिट हो गई, इतने टाइम के अंदर लिमिटेड टाइम आपने सवाल कर, तो जहाँ टाइम की बात आ जाए वो स्पीड होता है। और जहाँ आपकी कितने आपकी कैपेबिलिटी है क्वेश्चन को करने की, जब वो पावर हो जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं कि जो तमाम रूल्स रेगुलेशंस को देख के बनाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड या एक पूरे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। उसके अंदर किसी तरह का जो है वो एम्बिग्यूटी या फ्लो नहीं होता। टीचर बेस्ड टेस्ट, जो टीचर अपनी क्लास के अंदर जो है वो सेट करने के लिए टेस्ट होता है, उसे टीचर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्स्ट बुक किस चीज की एग्जाम्पल है? असिस्ट करिकुलम,
सपोर्टेड करिकुलम, नल करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो जो टेक्स्ट बुक है ना, ये बेसिकली हमारा जो करिकुलम हमें पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट से बनाया होता है, तो ये उसको सपोर्ट करता है। टेक्स्ट बुक क्या है, उसको सपोर्ट करती है हमारे करिकुलम को। और हम टेक्स्ट बुक एक ऐसा पाथवे, यानी उसके ऊपर चल के ना हम अपना जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। इसको सपोर्टेड करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक को सपोर्टेड करिकुलम है, जिसकी बुनियाद पे हम इस काबिल होते हैं कि हम जो है वो अपने करिकुलम को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो तो होता है टेक्स्ट बुक के अंदर सब्जेक्ट, लेकिन लेकिन टेक्स्ट बुक बेसिकली सपोर्टेड करिकुलम के तौर पे जानी जाती है। पेस एंड एक्यूरेसी, बड़ी शफाफियत, और उसके अंदर जो है वो फ्लुएंसी और करेक्शन विद द टाइम लिमिट इज नीडेड। तो किसके अंदर हमारे पास आपकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से आप जा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, विद इन द टाइम लिमिट इज नीडेड। किसके अंदर जो है स्पीड टेस्ट होता है, जहाँ पे आपने कितने टाइम के अंदर कितने सवाल आपने किए, क्या आपकी एक्यूरेसी है, किस रफ्तार के साथ कितने रफ्तार से आप जा रहे हैं, वो आता है। टीचर डिस्पेंस नॉलेज, टीचर जो है वो नॉलेज को डिस्पेंस फैलाता है। आफ्टर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जर्व, स्टूडेंट का काम है ऑब्जर्व करना। ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट, जो हमारे ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट है और कुछ टेक्नोलॉजी, सारी चीजें वैल्यूएबल है। कौन सी फिलासफी ये बात करती है, ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट की बात कौन सी फिलासफी करती है, कौन सी फिलासफी टेक्नोलॉजी को भी और वो चीजें जो हम जरूरी होती है उनकी बात करते हैं, एसेंशियलिज्म है। एसेंशियलिज्म वाले कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी जो जरूर कोर नॉलेज है, वो जो नॉलेज लेना जरूरी है उसकी बात करती है, वो एसेंशियलिज्म फिलासफी वाले करते हैं। A collection of procedure used to collect information about student learning progress is called कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, यानी आपके वो प्रोसीजर इसके जरिए आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट से, ताकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस को देख सके। उसे आप क्या कहते हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन या ऑल ऑफ दीज। जी, कोई जवाब दे ताकि मैं बोल सकूं। यानी आप वो प्रोसीजर जिसके जरिए आप बच्चों से डाटा इकट्ठा करते हैं। जी ठीक है मैडम, फाइका ठीक है। ये असेसमेंट है। हम मैंने सर इम्तियाज साहब, मैंने यहाँ पे आपको ये बात नहीं की कि वैल्यू देने की बात नहीं की कि आपने उसको क्वांटिटेटिव, जो एक ब्रॉडर वैसे एवेल्यूएशन होती है एट द एंड जजमेंट, लेकिन जब भी हम किसी को चेक करने की बात करते हैं ना, हम उसे असेस कहते हैं, असेस करना, असेसमेंट करना, ठीक है। तो असेसमेंट के अंदर हम जो है वो किसी डाटा इकट्ठा करना, उसकी लर्निंग का प्रोग्रेस की चेक करना। अभी कोई हम कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे, कोई हम उसके क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहे, तो असेसमेंट इसे कहा जाता है। यानी कि एक रोजमर्रा का वर्ड है जो हम ना असेसमेंट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, द फुल रेंज ऑफ assessment is the general term that includes procedures used to gain information about student learning। स्टूडेंट जो लर्निंग है, ये एक डेफिनेशन है कि हम जो असेसमेंट करते हैं, फुल रेंज असेसमेंट इन जनरल टर्म दैट इंक्लूड, जिसके अंदर प्रोसीजर यूज टू गेन इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से। तो ये वाली जो असेसमेंट की डेफिनेशन है, वैसे ये देखिए एल आर गे जो है ना, ये तो उसके साथ वाबस्ता है, ये रिसर्च के साथ वाबस्ता है, इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, इधर ये रिसर्चर है, ठीक है। लैंड एंड ग्राउंड लैंड जो है ना, ये वाले जो है इनको जो है वो इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि हम इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए असेसमेंट जब कर रहे होते हैं। ये लैंड एंड ग्राउंड लैंड की डेफिनेशन है। Who firstly differentiate between the history of Islam and history of Muslim? कौन है जिसने पहली दफा मुसलमानों की हिस्ट्री और जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम, इन दोनों को अलग अलग किया था, इनको अलग अलग किया था। अगर बात ये पूछी जाए ना कि किसने सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर काम किया था, किसने सबसे पहले मुस्लिम हिस्ट्री लिखी थी, इस तरह का, वो उससे इब्न खलदून आते हैं। लेकिन इसका सवाल का जवाब शाह वलीउल्लाह है कि मुसलमानों और जो गैर मुस्लिम की हिस्ट्री को, शाह वलीउल्लाह बहुत कमाल के आदमी थे, बहुत कमाल के आदमी। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ लोग आप में से या मेरे समेत हम लोग अगर कभी कंफ्यूजन में हो ना, यार हमारा मसलक जो है वो ठीक है कि नहीं है,
हम पता नहीं इस्लाम इस्लाम की असल वैल्यूज और के ऊपर है या नहीं, तो हमें कम से कम जो है ना वो शाह वलीउल्लाह को पढ़ना चाहिए। यानी ऐसा बड़े सगीर में ऐसा शख्स जो है वो तारीख में एक मुसलमान नहीं है जैसे एक शाह वलीउल्लाह था, जितने कम टाइम में उसने इतना कुछ, इतना इनकलाब बर्पा किया और इतना जबरदस्त उसने काम किया। और समझ ले बहुत से उसके बड़े बड़े शागिर्द और बड़े बड़े फॉलोअर्स ने बाद में भी आज तक है। तो शाह वलीउल्लाह जो है वो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम की बात की थी, ठीक है। अगर सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को ऐसे करें तो वो फिर इब्न खल्दून कह सकते हैं। Which thinking process is utilized to produce creativity? हाँ, which thinking process is utilized to produce creativity among student? कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम क्रिएटिविटी जो है वो बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी नहीं होता, वो क्रिटिकल किसी एक पॉइंट पे आना होता है। लॉजिकल थिंकिंग नहीं सर, फैक्चुअल। फैक्चुअल तो मतलब होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस होती है उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो डाइवर्जेंट जो है ना इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। आप बहुत सी एक क्वेश्चन के ऊपर, एक मसले के ऊपर बहुत से सोल्यूशन तलाश करते हैं, बहुत से तरीके किसी चीज की तलाश करते हैं, तो ये डाइवर्जेंट होता है। ट्रांजिशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग गिवन बाय। कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद, लॉजिकल थिंकिंग के बाद किसने अपनी थ्योरी के अंदर बात की थी? ये पियाजे ने की थी और थर्ड के अंदर की थी। जो होता है ना कन्वर्जेंट, वो होता है बहुत से आपको मसले हो ना, बहुत या बहुत से आइडियाज हो, उनमें से किसी एक आइडिया को फाइनल करना, ये कन्वर्जेंट होता है। यानी बहुत सी लाइनों से किसी एक चीज पे आना, बहुत से ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना, वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है। यानी उसके अंदर आप किसी एक फोकस पॉइंट के ऊपर जाते हैं। और जबकि जो होता है डाइवर्जेंट, वो किसी एक पॉइंट से बहुत से रास्तों की तरफ जाना। ठीक है। यानी आपके पास कोई एक मसला है, उसके बहुत सारे सोल्यूशन निकालना, वो डाइवर्जेंट के अंदर आता है। द होमोजीनियस मटेरियल इज यूज्ड इन द सिंगल एक्सरसाइज। होमोजीनियस मटेरियल जो एक सिंगल एक्सरसाइज के अंदर, ये कौन सा होता है? होमोजीनियस मटेरियल कहाँ पे होता है? जी, जैसे रोड से बहुत से रोड निकल जाए, डाइवर्शन। अच्छा, मैचिंग एटम जो होते हैं ना इसमें, यानी आप एक साइड पे रखते हैं उसको होमोजीनियस, उस जैसा आपने दूसरी तरफ तलाश करना होता है। वो होमोजीनियस मटेरियल सिंगल एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज में, यानी एक ही सवाल है और उसके इधर इधर इसको टिक कर दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये होमोजीनियस जो है वो होता है। ये मैचिंग के अंदर आता है। शॉर्ट आंसर एटम कैन मेजर एफिशिएंटली स्टूडेंट एबिलिटी टू। तो शॉर्ट आंसर एटम जो है वो कैन मेजर एफिशिएंटली स्टूडेंट एबिलिटी टू। तो शॉर्ट आंसर में कैसे हम रिकॉल की देखते हैं? यानी शॉर्ट आंसर जैसे होता है ना, कोई फैक्ट बेस्ड बात होना, हाँ जी, हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला क्या है, अभी फैक्ट बेस्ड बात है और शॉर्ट सिर्फ एक लफ्ज के अंदर आपने उसको बताना होता है, तो रिकॉल होता है ये। जबकि एनालाइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ये तो एक होता है चीजों को एक एक, एक हिस्सा करके सेपरेट करना और फिर उसके बाद देखना। और इसी तरह सेंसिटाइज, मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके एक आइडिया लेके आना। एवेल्यूशन एट द एंड बर्थ देखना। तो ये जो है ना मतलब शॉर्ट आंसर, ये चूंकि ऑब्जेक्टिव में किस्म के आ जाते हैं। सर ज्यादा साहब, जो सिंथेसिस होता है ना, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों को मिला के, इन इंफॉर्मेशन को मिला के फिर उसके बाद ये हायर लेवल के अंदर आता है, और ये शॉर्ट के अंदर नहीं आता। लेकिन हमारे पास जो शॉर्ट आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वाले सारे जो है वो हमारे रिकॉल फैक्ट्स इसके ऊपर बात करते हैं। जो एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन, ये सारी चीजें मोस्टली हम उसके अंदर करते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें आती है या रिलेशनल के अंदर आ रही होती है। द ग्रुप इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, दो तरह स्टैटिस्टिक की बात की थी। ऑब्जेक्टिव, वो जो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेसिक, ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जब आप उनको चेक करें तो एक बंदा चेक करने वाला और दूसरा चेक करने वाला, तीसरा चेक करने वाला सारे एक ही नंबर दें। ठीक है, सारे एक ही नंबर दें, तो वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। यानी कि उसके अंदर नंबरों के अंदर बायसनेस नहीं होती, स्कोरिंग के अंदर उसकी बायसनेस नहीं होती, ये ऑब्जेक्टिव होता है।
सब्जेक्टिव वो होता है कि जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने चेक किया, मैंने 7 नंबर दे दिया, अगला हो सकता है 6 दे दिया, अगला हो सकता है 9 दे दिया, अगला हो सकता है 10 दे दे, तो वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग आइटम आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है और शॉर्ट आंसर आता है। क्योंकि हमारे पास शॉर्ट आंसर सुना दे एक वर्ड के जो रिकॉल करने वाले, और जो हमारा सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर हमारे ऐसे होते हैं, यानी जिसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और वो वाले आते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिटेल के अंदर वो गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, हमने बात की थी डिफरेंशियल, दो तरह की हमने स्टैट की बात की थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैट और इन्फ्रेंशियल स्टैट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट जो होती है उसके अंदर हमने मीन मोड और मीडियन, मीन मोड और मीडियन की बात की थी, परसेंटेज, परसेंटाइल, करटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल कर्व, शेप, वेरिएंस, स्क्यूनेस, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर की थी। जो इन्फ्रेंशियल स्टैट होता है ना, इसके अंदर हमने बाद में इन्फ्रेंस चेक करते हैं, इसके ऊपर टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगा दिया, नोवा, मेनकोवा, इस तरह के काई स्क्वायर टेस्ट, ये वाले टेस्ट जो है वो हम लगाते हैं। ये हम सारे टेस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर लगाते हैं। इसको फिर पैरामेट्रिक टेस्ट, ये वाले नॉन पैरामेट्रिक में जैसे मैन विटनी टेस्ट, इस तरह के अजीब अजीब नाम है वो होते हैं। विस्क एंड विप्स, डब्ल्यू डबल पी एस आई टेस्ट आर द इंटेलिजेंट टेस्ट। ये ना किसने दिए थे यार, अच्छा ये बदल, इसका आंसर जो है ना बी एंड सी, ये बच्चों के भी है, प्राइमरी लेवल के, हायर लेवल के, दोनों के हैं, ठीक है। यानी छोटा जो ये है ना, एक इसमें से इसका मुझे ना वो एब्रिविएशन बोल रहा है, एक का प्राइमरी और एक अडल्ट के लिए होता है, यानी वो बड़े बच्चों, हाई स्कूल के बच्चों के लिए होता है। तो बोथ बी एंड सी जो इसका आंसर है, इंटेलिजेंस के टेस्ट है। और इसकी मैं खैर डिटेल लिखी होगी शायद, वेस्लर स्केल, हाँ ये आ गया, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और वैसे इंटेंडेड टू चिल्ड्रन एज 6 से 16, और वो 2 से 6 मंथ या 7 इतना तक, ठीक है। ये मैंने डिटेल दे दी है। तो ये वाले जो है वो प्राइमरी लेवल और हाई दोनों लेवल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। The application of scientific method to the study of educational problem is called scientific method। उसके अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव, एजुकेशनल रिसर्च या एक्शन रिसर्च। देखिए थोड़ा सा सवाल को गौर से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन प्रॉब्लम में, इसे हम क्या बोलेंगे सर, सी है। देखिए एक डेफिनेशन है एजुकेशन रिसर्च की, कि एजुकेशनल प्रॉब्लम को, जब भी हम एजुकेशन प्रॉब्लम की बात आए तो एजुकेशनल रिसर्च होती है वो। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम के ऊपर आप साइंटिफिक मेथड लगाते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑन द टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो वो हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च होगी, ठीक है। माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाज स्टडीड थ्रू द, जो माइक्रो टीचिंग टेक्निक है किस तरह उसको स्टडी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। माइक्रो टीचिंग, जी ये आप मुझे बताएंगे। माइक्रो टीचिंग हम पता है कि वो एक स्किल सीखने के लिए है, गलत है सर बिलाल सर, स्किल सीखने के लिए है, और जिसके अंदर हम जो है वो कोई चीज एक एक स्किल करके उसको सीख रहे होते हैं कम स्टूडेंट कम टाइम के अंदर, टीचर्स के लिए है ना। अब ये बताइए क्या होगा, नहीं डी वाले गलत हैं, जी ठीक है, ए वाले ठीक। देखिए तजर्बा हो रहा है, जब हम कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप पहले क्लास में, पहले आप जिस स्किल सीखती है क्लास में है ना, कैसे है क्लास में आना है कि आपकी वीडियो बनती है, और वो एक स्किल आपने सीख ली क्लास में, स्टार्ट कैसे करता है, डाइस का इस्तेमाल कैसे करता है, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करवा दिया, आइस ब्रेकिंग कैसे कर दी है, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल उसके माइक्रो टीचर के अंदर सीख रहे हैं। बेसिकली आप सारी उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। नहीं अब टीएन नहीं होगा। अच्छा, टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ, आप एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को, प्रिडिक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो किसके अंदर चीजें आती हैं, साइंटिफिक मेथड है कि जहाँ पे पहले आप हाइपोथेसिस देते हैं, आप फिर उसके बाद साइंटिफिक अप्लाई कंट्रोल करते हैं चीजों को, डाटा लेते हैं उसके एक्सप्लेन कर, मेजर करते हैं उसके नंबरिंग, उसके कंक्लूजन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, कंट्रोल से पता चल गया हमें एक साइंटिफिक मेथड एक कंट्रोल मेथड है। When did UNESCO recommended मदर टोंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूनेस्को जो है उसने कब जो है वो दिया था कि मदर टोंग के अंदर तलीम दी जाए, तलीम जो है वो
मादरी लैंग्वेज के अंदर दी जाए, तो कब उसने ये वाली बात की थी? ये 1953 के अंदर की थी। यूनेस्को ने मदर टंग की बात 1953 1953 के अंदर ये बात की थी। विच इज द प्राइमरी लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट? कौन सा जो है ना प्राइमरी लर्निंग टूल है बच्चों के लिए? स्टोरी बुक्स की स्टोरी की किताबें जो है वो बच्चा पढ़ता है, कटराइज्ड बुक्स पढ़ता है, या मदर टंग? तो मदर टंग जो है वो बच्चों की बच्चा पहले सीखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम? नॉलेज कहाँ से आता है? कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। कौन कहता है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है? रैशनलिज्म वाले तो कहते हैं कि रीजन से आता है, ठीक है। और डिडक्टिव रीजनिंग वो एक प्रॉपर तरीका है कि पहले रूल टू और लॉजिक। एम्पिरिसिज्म वाले कहते हैं कि सेंसेस के जरिए, तजर्बे के जरिए नॉलेज का आना, ठीक है। एम्पिरिसिज्म वाले तजर्बे से नॉलेज के आने की बात करते हैं। विच इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी? कौन सी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कौन सी एक्टिविटी है जो हमें गोल की तरफ लेके जाती है? क्या वजह बनती है कि हम गोल की तरफ जाएं? ठीक है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी कौन सी चीज है जो हमें लेके जाती है कि फलां काम हमने करना चाहिए? तो ये मोटिव होता है, यानी वजह ये है। एक गोल, हमारा गोल हमारे सामने पड़ा है और उसकी जो वजह है ये वो हमें उसकी तरफ लेके जाती है। गोल डायरेक्टेड, फलां गोल है, क्या वजह है उसकी, तो वो मोटिव होगा जो हमें उसकी तरफ लेके जाएगा। Examine the effectiveness of a computer-based algebra program development around a mastery learning approach is a research title। ये जरा रिसर्च का टाइटल है। आपने जरा इसके ऊपर देखिए और फिर बताएं कि यहाँ पे कौन सी रिसर्च लगी हुई है। एग्जामन, एग्जामन, पहले ये की वर्ड भी आ, जो एमफिल किए हुए हैं शायद वो तो इसको समझ लेंगे। एग्जामन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड मास्टरी लर्निंग प्रोग्राम। कि कंप्यूटर के जो है वो बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम के जरिए हम किसी शख्स की, किसी की मास्टरी लर्निंग अप्रोच चेक कर रहे हैं कि उसको करवाने के बाद वो क्या कुछ कर सकता है। क्या इसमें हम क्वेश्चन आंसर मेथड करेंगे? देखिए सर्वे में तो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। ये एग्जामर कीवर्ड है, एग्जामर के अंदर सिंपल, बहुत आसान है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जो हम करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं उसको क्लास के अंदर जो है वो अप्लाई करूंगा, क्लास के अंदर उसको अप्लाई करूंगा, उसको कंप्यूटर अलजेब्रा उस तरह पढ़ाऊंगा, फिर उसकी देखूंगा कि इफेक्टिवनेस कैसे मुझे अचीव होती है, ठीक है। अ गुड टीचर कॉन्सल्स लाइक का, एक अच्छा जो उस्ताद है वो किस तरह काउंसलिंग करता है? उस्ताद की तरह, फ्रेंड की तरह, मदर फादर, किसकी तरह करता है? एक अच्छा उस्ताद जो है एक फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है। विच इज कंसिडर द पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट? कौन सा पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट है? मीडिया, एजुकेशन, इंटरनेट या टीचर? कौन सा पावरफुल जो है वो कैटलाइजिंग एजेंट है? तो एजुकेशन जो है एक पावरफुल, टीचर जो है वो एक पावरफुल चेंज एजेंट है, ठीक है। कैटलाइजिंग एजेंट जो है यानी कि ओवरऑल एक बात, तो कैटलाइजिंग एजेंट एजुकेशन है। और अगर वो बात हो तो दूसरी चेंज एजेंट की बात हो तो फिर टीचर की बात करनी है। टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल, जो होती है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इंतहाई एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर होती है। और इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आप अलजबरा को अप्लाई कर रहे थे, कंप्यूटर अलजबरा को, और उससे उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर रहे थे, तो इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट वेरिएबल है और कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये प्रॉपर तजर्बा करके किसी लेबोरेटरी में, क्लासरूम में, कहीं ना कहीं हम कर रहे होते। एक्शन रिसर्च वो होती है जिसके अंदर जो रिसर्च करने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, वो सिर्फ टीचर्स होते हैं। और वो क्लास के अंदर जो है वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना। बच्चे छुट्टियां क्यों कर रहे हैं, सबक याद क्यों नहीं हो रहा, उस्ताद क्यों नहीं, उस्ताद बच्चों के साथ ज्यादा लेक होता है, यानी बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करके आ रहे हैं, बच्चा सैड क्यों हर वक्त बैठा रहता है। अब ये वाली जो रिसर्च जो क्लासरूम लेवल पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर खुद कर रहा होता है, वो एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है। और ये टीचर एक्सपर्ट नहीं होता, टीचर इन चीजों के बारे में जानता नहीं होता। सर्वे रिसर्च वो होता है जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं, यदि आप कोई क्वेश्चन फिल करवाते हैं लोगों से, सर्वे करके लोगों की राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, वो सर्वे रिसर्च होती है।
अच्छा, टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर ले, तो किसका काम होता है? कौन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अच्छे गोल को अचीव करने की कोशिश करता है? कौन होता है? ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है और फिर उनमें से जो है वो अच्छी जो है वो उससे लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन पाकिस्तान? ये वाला ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये मैं रट्टे लगाता हूँ हमेशा, भूल जाते हैं मुझे इस तरह की बातें। तो अब जो हमारा आर्टिकल 25A है ना, उसके अंदर भी यही बात थी। आर्टिकल 25A के अंदर भी यही बात थी कि पहली से 10वीं क्लास, छठी से 6 साल से लेकर 15 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देना, ये गवर्नमेंट ने उसमें कहा था। और वो भी यही नुमाइंदगी करता है आज। तो मतलब 37B के अंदर भी यही बात की गई थी। इसको कंफर्म जरा आपने करना है, आर्टिकल 37B आपने पढ़ के मुझे बताना है। मैनेजमेंट में भी क्लासिफाइड, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? अपने लेवल में जो मैनेजमेंट के पढ़े थे ना, तो हमने कहा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। जी इंशाल्लाह, बुक के अंदर बहुत कुछ है और बहुत कुछ जो है वो आप लोगों की राय से ही उसको बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह हम अपनी बुक को जो है वो मार्केट की सबसे जबरदस्त किताब बनाएंगे इंशाल्लाह। जो कुछ, क्योंकि मैं उसके अंदर जो है वो आपके साथ आप प्रॉपर मेरे साथ शेयर करेंगे कि सर इसके अंदर फलां टॉपिक, फलां सीक्वेंस, ये मैं डायरेक्शन बल्कि किताब में दूंगा। एक चार्ट होगा जिसके जरिए आपको डायरेक्शन दूंगा कि इसको किस चीज को कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, तीन उसके हैं। और इंशाल्लाह मेरी किताब के आने के बाद आपको हमेशा मुस्तकबिल में किताबें सस्ती मिला करेगी, ये पहली बात है। क्योंकि इतनी 500+ पेजेस की बुक आपको जो अपने दोस्त वगैरह है वो इतने में नहीं देंगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर वो देंगे आपको, शायद मुझसे भी सस्ती देंगे। खैर, मैं किसी का नहीं है काम खराब करना मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि हद तक अप्रोच हो। 81 है द टाइप ऑफ प्लानिंग डन एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड। जो आपने लोकल ना करो बच्चों, टाइप ऑफ प्लानिंग डन एट द लोकल लेवल। यार चलो बैठ चलो, चलो बैठ चलो, शाबाश बैठ चलो, जाओ ऊपर चले जाओ, बोलना नहीं है। द टाइप ऑफ प्लानिंग डन एट द लोकल लेवल, छोटे लेवल पे होती है, ग्रास रूट लेवल। तो ये जो है ना, जहाँ हम इसको हम इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं कि जहाँ हम निशानदेही करते हैं कि यार इसको इम्पेरेटिव प्लानिंग होता है, जो बहुत जरूरी प्लानिंग होती है, जो सिर्फ वो चीज जो जिसको टारगेट करना मकसूद हो, ठीक है, मतलब जो जिसके बगैर गुजारा ना हो रहा हो, तो वो इम्पैक्ट। जो ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग है, इसको हम इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं। Decision regarding the placement of student in suitable education setup is called। जब आप किसी बच्चे को किसी खास क्लास के अंदर बिठाते हैं कि कौन सी डिग्री उसके लिए बेस्ट रहेगी, तो प्लेसमेंट डिसीजन होगा, प्लेसमेंट होगी। मोटिवेशन ड्राइवर बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ इज। तो जो आप खुद से मोटिवेशन आपको मिल रही है, तो आपके इंटरेस्ट एंजॉयमेंट से, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। बाहर से आपको कोई चीज, खुद आपको खुद शौक है किसी काम को करने का। द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू हेल्प द इंटायर स्कूल स्टाफ टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना, इसका सबसे बेहतरीन पर्पज ये है कि सबको हर बंदा, जो कोई और स्टाफ मेंबर है वो भी अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके स्टूडेंट के बिहेवियर था ना, बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट के बिहेवियर लिखते हैं। अब वो एक टीचर जो है वो छोड़ के जाता है, तो वो उसकी रजिस्टर, एनेक्डोटल रजिस्टर दूसरे टीचर को दे देता है। टीचर पढ़ के उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे के ये वाले मसाइल जो है वो पहले रहे हैं और इससे कैसे निपटता है। The Commission on Student Problem and Welfare was set up by the Ministry of Education, Government of Pakistan by notification December। ये जो है ना वो कमीशन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स और वेलफेयर के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1964 के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन किया था पाकिस्तान। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और स्टूडेंट की वेलफेयर और प्रॉब्लम्स के लिए ये जो कोई कमेटी 1 दिसंबर 1964 है। 64 ही है ना? हाँ 64 ही है।
अमूद और अमान कमीशन बोलते हैं। चाइल्ड एक्टिविटी डिस्पैच कम इन आउट इन केम आउट इन। चाइल्ड एक्टिविटी जो है वो क्या, एक फिजिकल एक्शन है, मेंटल एक्शन है, मेमोराइजेशन है, फिजिकल और मेंटल दोनों है। चाइल्ड को एक्टिविटी जो कर रहा है तो वो फिजिकल और मेंटल दोनों है। देखिए कोई भी का जो भी एक्टिविटी होती है ना, अगर वो बगैर दिमाग के हो तो फिर वो तो वो एक्टिविटी तो दोनों होती है इसके अंदर। तो यूज प्रीवियसली लर्न मटेरियल न्यू सिचुएशन, आपने कोई माजी के अंदर कुछ पढ़ा था और उसको नई सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज होगा, एप्लीकेशन होगा। ठीक है, नई सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन हो जाएगा। तो द कलेक्ट ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क एंड इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स के अच्छे कामों का वर्क है, उसकी कलेक्शन जो है और इसको इवेल्युएट करना, ये पोर्टफोलियो की डेफिनेशन है। ये स्टूडेंट्स की अच्छे कामों की कलेक्शन है। अंडर द ला टेस्ट डिवेल्यूशन पॉलिसी, आखिरी जो डिवेल्यूशन पॉलिसी है 2009 की, एजुकेशन मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल एट। एजुकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन मैनेज की जाती है। स्कूल सीईओ बैठा होता है और वही सारा कोई निजाम देख रहा होता है। तो प्रोविंसेस और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो लास्ट हमने डिवैल्यू कर दिया हुआ एजुकेशन को। इन एजुकेशन द गाइडेंस हैज मेजर फंक्शन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी। तो गाइडेंस से क्या होती है, क्या चीज बेहतर होती है, क्वालिटी एवेल्यूएशन, टेस्टिंग, लर्निंग या टीचिंग। गाइडेंस से लर्निंग बेहतर होती है। ठीक है, गाइडेंस से अच्छी गाइडेंस होगी तो वो उसकी जो लर्निंग वो है वो बेहतर होगी। टीम टीचर क्या है, टीम टीचर यानी टीचर्स का मिलजुल के पढ़ाना। ये जो टीम टीचर वाला कंसेप्ट है, ये टीम स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, मेथड है, ये एड है। जो टेक्निक तो एक टीचर पढ़ा रहा है उसके अंदर कुछ तब्दील लेके आ रहा है, वो टेक्निक होगी। जब एक ओवरऑल आप सोच रहे हैं कि आपने जो है वो टीम टीचर कर दी है, आपने टीम यदि मिलजुल के आपने कुछ पढ़ा था, तो ओवरऑल आप स्ट्रेटेजी है वो, एक आपकी मेरी स्ट्रेटेजी है कि हम ये वाली चीज जो है वो टीम टीचर के जरिए पढ़ाएंगे। यदि आपकी ये आप मिलजुल के फैसला कर रहे हैं ये हम नेक्स्ट टाइम जो है टीम टीचर के जरिए पढ़ाएंगे, तो एक स्ट्रेटेजी होगी। टेक्निक तो वहां पे उस वक्त बारूदी हालात को देख के जो है वो कर रहे होते हैं। एंड ऑल्स ऑफ एक्सपीरियंस इज बेटर देन अ टन ऑफ थ्योरी। तो ऑल्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो किसने बात की थी कि थोड़े सा तजर्बा भी जो है ना वो थ्योरी से आजाद। ये जॉन डेवी ने, ये उसका कॉल है, जॉन डेवी ने ये बात की थी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन डिजाइन पेपर एंड असेसमेंट फॉर, जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है पीईसी, ये किस क्लास के लिए, 5वीं और 8वीं के लिए करता है। ठीक है, 5वीं क्लास के पेपर और 8वीं के लिए, 5वीं से 8वीं अंदर कह दिया तो उनके पेपर ये डिजाइन करता है पैक। और 2002 के 5 के अंदर पैक बना था, वजूद आया था। शुरू में बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, जिस दौर में हमने इम्तिहान दिया था बोर्ड के इम्तिहान, 2018 में मैंने पैक का इम्तिहान लिया था। तो वो भी बाद में जो है ना, अब जाके जी हम एलएस से लार्ज स्केल असेसमेंट और जी कुछ स्कूलों से लेना है, कुछ से नहीं लेना, पेपर आप खुद बना लेना, तो वो सारी चीज ही खत्म हो गई है। ये चीजें तो मुराद रास्ते खत्म था कि ये जो बच्चों के अंदर खौफ होता है, लेकिन ये बच्चे हमारे खौफ के बगैर पढ़ते ही कहाँ है। पहले थोड़ा डर पाला होता था, यार हमारा बोर्ड का इम्तिहान है, किसी ऐसे समझते थे बच्चे। और उस्ताद भी बड़ी मेहनत करवाते थे और बच्चे 5वीं में अच्छे नंबर ले, सबको होता था कि प्रॉपर एक फेयर रिजल्ट आना है, पेपर चेक होके आना है, जैसे बोर्ड की तरह गजट आता है ऐसे आना। तो वो था। अब बाद में जो है ना ये जो चीजें उधर चवल चवल ही हो गया सारा निजाम। ठीक है, उनके शायद एजेंडा ठीक होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे पसंद नहीं आई जो बाद में की गई है 2019 के बाद जो की गई है। कंटिन्यूस एफर्ट डिजाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉइज कंपिटेंसीज। तो कंटिन्यूस एफर्ट जो कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो कंटिन्यूस कोशिश हो रही होती है, क्या होता है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है। अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करना है तो वो उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस और नॉर्मल बिहेवियर, वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसके अंदर किसी के मेंटल प्रॉब्लम और उसको वो उसे क्या कहते हैं, क्लिनिकल। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। The way to avoid guessing in the structured response test is to use guessing, जिसके अंदर हम जो है वो यानी नहीं कर, गैसिंग नहीं होती। तो कौन सा है ये, ट्रू फॉल्स के अंदर पर यस और नो 50% गैसिंग होती है। बैचिंग के अंदर भी होता है कि इतने सारे ऑप्शन में कोई सिलेक्ट करना है। कंप्लीशन के अंदर हमारे पास ये खाली जगह में कोई गैस नहीं होता, और हम यदि के गैस से बचना चाहते हैं अगर, तो हम जो है वो कंप्लीशन आइटम दे देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। In this technique, the teacher will demand student attention before beginning and uh, wait until everyone has settled. Wait until everyone has settled down। तो कौन सी टेक्निक जिसके अंदर टीचर जो है ना वो चाह रहा होता है, अटेंशन चाह रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि बच्चे मेरी तरफ मेरी बात सुने। जब तक के वो बात नहीं सुने, कि बच्चे तवज्जो नहीं करेंगे, उस्ताद शुरू नहीं करेगा। तो वो कौन सी टेक्निक है, फोकसिंग टेक्निक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग या मॉनिटरिंग। जी
आसान सवाल है। क्या हो गया है आप लोगों को? तो सर ये फोकसिंग है। ठीक है। देखिए जिसपे कह रहा है टेक्निक टीचर विल डिमांड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से डिमांड करते हैं अटेंशन प्लीज, और वो जब तक बच्चे मुकम्मल उस्ताद की तरफ अटेंशन नहीं होते तो उस्ताद का शुरू नहीं करता है। वो फोकस करने की टेक्निक है, उस्ताद को पहले फोकस करता है फिर सबक शुरू करवाता है। द टीचर टेल द स्टूडेंट क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द पीरियड। तो उस्ताद बच्चों को क्लियरली वाज़ेह तौर पर बताता है कि आज हम क्लास में क्या करने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जहां उस्ताद वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि हम क्या करेंगे आज, तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा। द टीचर मूव अराउंड द रूम, टीचर जो है कमरे के इर्द गिर्द घूमता है। वाइल द स्टूडेंट आर वर्किंग, लेकिन बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। उस्ताद क्या कर रहा है? द टीचर मूव अराउंड द रूम, टीचर, ये मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है, उस्ताद जो है वो मूव कर रहा है और बच्चे जो है अपना काम कर रहे हैं, इसे मॉनिटरिंग बोलेंगे। आखिरी सवाल आज का, MC डैनियल से वैल्यूज आर कार्ड, जो वैल्यूज है ये वैल्यूज आर कार्ड पकड़ी जाती है, नॉट टॉट पढ़ाई, यानी वैल्यूज सीखी जाती है। वैल्यूज हम किसी को करते हुए देखते हैं और हम उससे सीखते हैं, ये पढ़ाने से नहीं आती, किसी को आप पढ़ा दे। तो ये मॉडलिंग है कि आप बच्चे मॉडल कर, किसी को मॉडलिंग के तौर पे आप लेते हैं और आप उसको इम्प्रेस होते हैं और वो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी शख्सियत में लेके आते हैं। तो ये मॉडलिंग है। ठीक है, हमारे 3100 क्वेश्चन हो गए। तबीयत थोड़ी ऐसी है, नाक बिल्कुल बंद है मेरा, इसलिए मैं जो है ना वो ज्यादा बोल नहीं पा रहा और बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि रात को क्लास हो और हम 50 के करीब क्वेश्चन जो है वो रात को भी कर लें। अब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।